उन्हें हरदम यह फ़िक्र है नए तर्ज़े जफ़ा क्या है। उन्हें हरदम यह फ़िक्र है नए तर्ज़े जफ़ा क्या है। हम यह शौक़ से देखे सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहे चरख का क्यों गिला करें। ज़माना सारा अदू सही आओ मुकाबिला करें। कुछ दम का मेहमा हूँ अहले महफ़िल चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। और हवा में भी रहेगी मेरे ख्याल की बिजली। ये मुस्तक़े खाक है फ़ानी रहे ना रहे। आप सब दर्शक महानुभावों को नमस्ते। आप सबको अभिवादन करते हैं, सबको नमस्ते करते हैं, सबको प्रणाम करते हैं। मैं सोनवारे, आप देख रहे गुरुकुल धीणवास। स्वागत है आप सबका। गुरुकुल में चल रही गतिविधियों की जानकारी निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से आप सबको प्राप्त होती रहती हैं। समय समय के ऊपर समाज से जुड़े, राष्ट्र से जुड़े, युवाओं से जुड़े, आम जनमानस से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर या विषयों के ऊपर हम चर्चा परिचर्चा करते रहते हैं और इनको आपके साथ शेयर भी करते रहते हैं। आज का जो मुद्दा है, आज का जो विषय है, वो बड़ा प्रभावशाली होने जा रहा है और वो मुद्दा बड़ा विशेष भी है। एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में परिपूर्ण है, एक ऐसा शब्द है जो क्रांति का उद्घोषक है, एक ऐसा शब्द है जो नौजवान के दिल और धड़कन के साथ धड़कने वाला एक शब्द है, और एक ऐसा शब्द है जो समाज की विचारधारा को, उन गली सड़ी व्यवस्थाओं को बदल देने का सूचक है। जी हाँ, आज बात करेंगे शहीद शिरोमणि, या जिन्हें शहादत का शहंशाह कहा जाता है, अमर शहीद आजम भगत सिंह जी और उनके क्रांतिकारी विचार, या शहीद आजम भगत सिंह जी और उनकी क्रांतिकारी दृष्टिकोण। आज इस विषय के ऊपर थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा की जाएगी। 8 अप्रैल 1929 को जब क्रांतिकारियों ने दिल्ली की सेशन अदालत के अंदर बम फेंके, 2 बड़े शक्तिशाली बम फेंके गए थे और इन बमों को फेंकने का जो उद्देश्य था वो किसी की जान लेना, किसी की हत्या कर देना या कोई बहुत बड़े नरसंहार को अंजाम देना नहीं था। इन बमों को फेंकने का जो उद्देश्य था वो ये था कि बहरी सरकार या गोरी सरकार, जो पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी, जिसके कानों के ऊपर जूं तक नहीं रेंग पा रही थी, भारतीय जन समुदाय के अंदर 1857 से लेकर के 1947 तक का जो बहुत बड़ा जन विद्रोह और एक असंतोष की भावना जो भारतीय जन समुदाय के अंदर जो केंद्रित थी, अंदर ही अंदर जो सुलग रही थी, और जो असंतोष बहुत बड़ा क्रांति का रूप उस समय ले चुका था, उसको परिभाषित करने के लिए, या भारतीय युवाओं के हृदयों के अंदर, उनके मन मस्तिष्क के अंदर क्या विचार उस समय चल रहे थे, इन सब बातों से परिचित करवाने के लिए वो बम फेंके गए थे। उस सेशन अदालत के अंदर जब फेंके गए, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। अगर वो चाहते तो बड़े आराम से वहाँ से निकल सकते थे। बाहर जो उनके दल की गाड़ी थी वो उनको लेने के लिए तैयार भी खड़ी थी। इसके अलावा जो भरी कार्रवाई सेशन की जहाँ चल रही थी, वहाँ चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और उनके कुछ साथी वो भरी हुई पिस्तौलों के साथ वहाँ मौजूद थे दर्शक दीर्घा के अंदर। अगर वो चाहते तो भी अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या वहाँ की जा सकती थी, लेकिन क्रांतिकारियों का उद्देश्य महज लोगों की हत्या कर देना नहीं था। यही बात यहाँ सबसे आवश्यक है, जो समझनी आवश्यक है। एक क्रांतिकारी और एक आतंकवादी में वो कोई संबंध नहीं होता। आतंकवादी को क्रांतिकारी नहीं कहा जा सकता। क्रांतिकारियों के पीछे उनका व्यापक दृष्टिकोण होता है, उनके पीछे एक समाज को बदल देने की भावना होती है और वो क्रांति से परिपूर्ण होती हैं। क्रांतिकारी जो व्यक्ति होता है, उसका जो दिमाग होता है, उनका जो मन मस्तिष्क होता है, वो बेहद पवित्र होता है और उनके विचारों की अभिव्यक्ति वो बेहद आक्रोशपूर्ण होती है। उसका जो स्वाध्याय का सतर होता है, ज्ञान विज्ञान का जो सतर होता है, वो बेहद लंबा और चौड़ा होता है। वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता, अपितु सामान्य व्यक्तियों की श्रेणी से ऊपर उठा हुआ व्यक्ति होता है। तो बात चल रही थी उस परिस्थिति के अंदर जिस समय बम फेंके गए थे। बम फेंकने के बाद उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको उठा करके जेल की 4 दीवारें के अंदर बैठा दिया गया। तब प्रतिदिन अंग्रेज अधिकारियों से उनका वाद विवाद होता रहा, उनसे सवाल जवाब होते रहे कि आखिरकार जो आप बार बार नारे लगाते हैं, लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन, डाउन विद इंपेरियलिज्म, इन सब बातों से आपका आशय क्या है? क्रांति को आप किस रूप में देखते हैं? क्रांति से आपका क्या तात्पर्य है और क्रांति से आप क्या पूरी दुनिया को मैसेज देना चाहते हैं? प्रारंभ में इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, परंतु बाद में जब मुख्य जो अदालत थी, तब शहीद आजम भगत सिंह जी ने कहा, मुख्य अदालत के सम्मुख जब मुझे लेकर के जाया जाएगा, तब मैं जो मेरा महत्वपूर्ण जो वक्तव्य है उसको पूरी दुनिया के समक्ष रखूँगा।
और पूरी दुनिया के समक्ष उनके जो सरकारी वकील थे आसफ अली जरदारी ने उनके प्रमुख वक्तव्य को पढ़ करके अदालत और जनता के सामने सुनाया था। उसी में से कुछ महत्वपूर्ण अंश निकाल करके हम आपके सामने आज यहाँ प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। शहीद आजम और भगत सिंह जी। भगत सिंह ने क्रांति को जनता के हक में व्यवस्था परिवर्तन के रूप में देखा। फ्रांसीसी क्रांति के दौर में वहाँ की जनता द्वारा अपनाया गया लीवी द रिवोल्यूसियो का घोष पूरी दुनिया के क्रांतिकारियों को उत्साहित करता आया है। इसी की तर्ज पर देश को इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया। साथ ही उन्होंने साम्राज्यवाद मुर्दाबाद की ललकार भी लगाई। क्रांति यानी व्यवस्था परिवर्तन से भगत सिंह का क्या अर्थ रहा, यह जानने के लिए दो नारों से साक्षात करना जरूरी है। दीर्घकाल से प्रयोग में आने के कारण इस नारे को एक विशेष भावना प्राप्त हो चुकी है। जो संभव है भाषा के नियमों और शब्दकोश के आधार पर इसके शब्दों से उचित तर्कसम्मत रूप से सिद्ध न हो पाए, लेकिन इसके साथ ही इस नारे को उन विचारों से पृथक नहीं किया जा सकता जो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे स्वीकृत नारे एक ऐसे अर्थ के द्योतक हैं जो एक सीमा तक उनमें सीमित हैं और एक सीमा तक उनमें निहित है। इनकलाब का अर्थ अनिवार्य रूप से सशस्त्र आंदोलन नहीं होता, इसमें संदेह नहीं। कुछ आंदोलनों में बम और पिस्तौल एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुए हैं, लेकिन केवल मात्र इसी के चलते बम और पिस्तौल क्रांति के पर्यायवाची नहीं हो जाते। विद्रोह को क्रांति नहीं कहा जा सकता, यद्यपि यह हो सकता है विद्रोह का अंतिम परिणाम क्रांति हो। क्रांति से हमारा आशय परिवर्तन की भावना एवं आकांक्षा से है। लोग साधारणतः जीवन की परंपरागत दशाओं के साथ चिपक के रह जाते हैं और परिवर्तन के विचार मात्र से कांपने लगते हैं। यह एक अकर्मण्यता की भावना है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है अकर्मण्यता का वातावरण निर्मित हो जाता है और रूढ़िवादी शक्तियां मानव समाज को कुमार्ग पर ले जाती हैं। ये परिस्थितियां मानव समाज की उन्नति में गतिरोध का कारण बन जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में मानव समाज की आत्मा क्रांति की भावना से स्थायी तौर पर ओतप्रोत रहनी चाहिए, जिससे एक आदर्श समाज व्यवस्था का गठन किया जा सके और संसार को बिगड़ने से रोका जा सके। भगत सिंह के साथ ही क्रांतिकारी रहे लाला रामशरण दास की किताब ड्रीमलैंड की भूमिका में भगत सिंह लिखते हैं, एक गदर पार्टी को छोड़कर जिसने अमेरिकी ढंग की सरकार से प्रेरित होकर स्पष्ट कहा था कि वह भारत की मौजूदा सरकार को हटाकर उसके स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रकार की पार्टी की स्थापना करना चाहती है। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद मुझे देश के अंदर कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी नहीं मिली जिससे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो सके कि वह किस बात के हित के लिए लड़ रही है। अन्य सभी पार्टियों में जो लोग थे वो मात्र इतना जानते थे कि उन्हें विदेशी शासकों से लड़ना है। ये विचार अपने आप में सराहनीय है, लेकिन इसे क्रांतिकारी विचारधारा नहीं कहा जा सकता। हम यहाँ स्पष्ट कर देना चाहते हैं, क्रांति से हमारा उद्देश्य केवल मात्र खूनी उथल पुथल नहीं या महज संघर्ष नहीं। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो उसमें मौजूदा हालात को पूरी तरह ध्वंस करने के बाद समाज के व्यवस्थित पुनर्गठन के कार्यक्रम की बात निहित होती है। जेल की सिंखचों में कैद भगत सिंह और उनके साथियों ने क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा नामक एक दस्तावेज तैयार किया। इसमें भगत सिंह जी लिखते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में क्रांति से हमारा उद्देश्य खूनी उथल पुथल या महज संघर्ष नहीं। जब भी हम क्रांति की बात करते हैं तो इसमें पूरी तरह जो पुरानी जो रूढ़िवादी विचार होते हैं उनको समाप्त करके एक नवीन संरचना का विकास यहाँ करना होता है। अब उनका जो दूसरा पहलू है उसके ऊपर नज़र डाली जाए। अब वो क्या है? भगत सिंह के अंश का जो दूसरा पहलू है वो है साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। अब भगत सिंह यहाँ लिखते हैं, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद से हमारा तात्पर्य केवल मात्र ब्रिटिश साम्राज्य के प्रभुत्व को मिटाना नहीं, अपितु उन सब परिस्थितियों की समाप्ति है जो गैर बराबरी को पैदा करती हैं और जो शोषण को संभव बनाती हैं। उदाहरण के तौर पर उत्पादक या श्रमिक समाज के अत्यंत आवश्यक तत्व होते हुए भी शोषक लोग उन्हें श्रम के फलों और मौलिक अधिकारों से वंचित कर देते हैं। एक और पूरी दुनिया के लिए अन्न उगाने वाला कृषक परिवार आज अपने पूरे परिवार के सहित भूख के कगार पर खड़ा है। पूरी दुनिया के बाजारों में कपड़े की पूर्ति करने वाले बुनकर अपने और अपने बच्चों के शरीर को ढांपने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक उसी प्रकार भवन निर्माण, लोहारीगिरी और बढ़ईगिरी के कामों में लगे लोग शानदार महलों का निर्माण करके भी गंदी बस्तियों में रहने के लिए विवश हैं और वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ समाज पर घुन की तरह जीने वाला पूंजीपति और शोषक समाज अपनी भयंकर सनक को पूरी करने के लिए आज अरबों रुपया पानी की तरह बहा रहा है। समाज में फैली विषमताएं
और विकास के अवसरों की कृत्रिम असमानताएं मानव समाज को अराजकता की तरफ ले जा रही हैं। वर्तमान समाज व्यवस्था एक ज्वालामुखी के मुख पर बैठी हुई आनंद मना रही है। शोषकों के बोध बच्चों की भांति हम एक भयंकर दरार के मुख पर बैठे हैं और सभ्यता का यह प्रसाद यदि समय रहते संभाला न गया तो शीघ्र ही चरमरा करके बैठ जाएगा। इसलिए आज पूरी दुनिया को इन विचारों से ओतप्रोत होना और इन विचारों की प्रासंगिकता से अवगत कराना बेहद महत्वपूर्ण है। जब तक एक राष्ट्र के द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण को या एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त नहीं कर दिया जाता, तब तक समस्त विश्व के नेताओं के द्वारा विश्व शांति के युग का प्रादुर्भाव करना और विकास की बातें करना महज ढोंग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। यदि आपकी सरकार भारतीय समाज के मुखियों पर असर डालने में सफल हो जाए, कुछ सुविधाएं दे दे अथवा समझौते कर ले, इससे स्थिति बदल नहीं जाती। जनता पर इसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है। भारत में हम भारतीय श्रमिक के शासन से कम करना कुछ चाहते नहीं। भारत में फैले साम्राज्यवादियों और उनके मददगारों को हटाकर जो कि उसी आर्थिक व्यवस्था के पैरोकार हैं, आगे आना है। हम गोरी बुराई की जगह काली बुराई को लाकर कष्ट नहीं उठाना चाहते। बुराइयां एक स्वार्थी समूह की तरह हैं जो सदैव एक दूसरे का स्थान लेने के लिए तत्पर या उद्यत रहती हैं। 20 मार्च 1931 पंजाब के गवर्नर जनरल को लिखे पत्र में बहादुराना अपील करते हुए ये क्रांतिकारी लिखते हैं, हमने स्पष्ट कर रखा है युद्ध छिड़ा हुआ है और ये युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक पूंजीपति लोगों ने भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों के ऊपर अपना एकाधिकार स्थापित कर रखा है। चाहे ऐसे लोग अंग्रेज पूंजीपति हों, भारतीय हों या सर्वदा वो दूसरे ही लोग क्यों न हो, इन सब लोगों ने मिलकर के एक लूट जारी कर रखी है। चाहे शुद्ध पूंजीपतियों के द्वारा ही निर्धनों का क्यों ना चूसा जा रहा हो, तो भी स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। पंजाब की लाहौर हाई कोर्ट अपील में स्वयं शहीद आजम भगत सिंह जी लिखते हैं, बम और पिस्तौल कभी क्रांति नहीं लाते, बल्कि इनकलाब की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। क्रांति की यही प्रक्रिया हमें क्रांति के उद्देश्यों तक ले जाती है। हम मनुष्य के जीवन को पवित्र समझते हैं। हम ऐसे उज्जवल भविष्य में विश्वास करते हैं जहां प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण शांति और स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेगा। मानव रक्त बहाने की व्यवस्था पर हम दुखी हैं, लेकिन क्रांति के द्वारा सबको समान न्याय दिलाने और एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण को समाप्त कर देने के लिए क्रांति में कुछ व्यक्तियों के बलिदान का होना अनिवार्य है। अब अंततः भगत सिंह के बहाने में अपनी बात करते हैं। आज के अपने समाज पर नज़र डाली जाए तो गैर बराबरी 3 तीखे रूपों में हमारे जीवन को आतंकित किए हुए है। स्त्री और मर्द के बीच का भेदभाव, जाति और धर्म के नाम पर आक्रामकता और अमीर और गरीब के बीच की खाई। बराबरी की इन्हीं मंजिलों को पाना इनकलाब जिंदाबाद है। ठीक वैसे ही एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य के शोषण की 3 सर्वाधिक जानलेवा प्रचलित प्रणालियाँ समाज में पग पग के ऊपर देखने को मिलती है। सर्वव्यापी भ्रष्टाचार, मुनाफखोर बाजार और राष्ट्रवादी युद्ध। इन्हें अपने देश, समाज और पूरी मानवता से बाहर निकालना साम्राज्यवाद मुर्दाबाद है और इनकलाब जिंदाबाद है। अगर आप चाहें तो प्रतिदिन इस कवायद में अपनी भूमिका अदा करके इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद कर सकते हैं। किसी ने कहा है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। जब जब आवश्यकता होती है तब तो वैसा ही क्षेत्र देखने को मिलता है और परमात्मा वैसे व्यक्तियों को वो इस धरती के ऊपर अवतरित करता है या भेजता है। वो लोग जब आए थे, राष्ट्र पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ा पड़ा था, भारत मां खून के आंसू बहा रही थी। ऐसे लोगों की आवश्यकता थी जो अपने निजी स्वार्थ को पीछे रखकर राष्ट्र हित में सोचे और उसी में काम करे। उन लोगों ने वैसा ही किया, अपना सब कुछ लुटा करके, सब कुछ सर्वस्व अपना जो है राष्ट्र के प्रति वो आहूत करके चले गए। और आज इतिहास के पन्नों में उन लोगों के नाम जो है वो हम देखते हैं। उनकी प्रेरणाओं को पा करके आज प्रत्येक व्यक्ति भगत सिंह जैसा बनना चाहता है। परंतु समस्या ये है समाज की आज के समय में कि भगत सिंह चाहते तो हैं पूरी दुनिया के जो है संसार के अंदर या व्यक्ति के अंदर या समाज के अंदर बलिदान आए या बदलाव आए, परंतु शुरुआत करना प्रत्येक व्यक्ति नहीं चाहता। सब लोग चाहते हैं कि दूसरे के घर में जो है भगत सिंह पैदा हों। इस प्रकार की सोच जब तक आप रखेंगे तब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आज़ादी के इतने वर्षों के पश्चात भी शहीदों के उन सपनों के राष्ट्र को हम बना नहीं पाए हैं। उस स्वप्न को बनाने के लिए या उस स्वप्न की कल्पना जब उन लोगों ने की थी कि एक ऐसे समाज का निर्माण होगा जो सांप्रदायिकता से परे होगा, भाषा भाषी की
वो दुविधाओं से परे होगा। मानव के अंदर भेद नहीं किया जाएगा। जाति और धर्म के आधार पर व्यक्ति को बांटा नहीं जाएगा। सबको आगे बढ़ने के लिए समान अधिकार दिए जाएंगे। कहने के लिए तो समाजवाद है, परंतु चारों तरफ आज समाज में साम्राज्यवाद देखने को मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आसक्ति है, सामर्थ्य है, वो दूसरे व्यक्ति का शोषण करता है। तो कहने का भाव मेरा इतना ही है, शहीद आजम भगत सिंह जी विचारों को पढ़िए, उन क्रांतिकारियों के विचारों को पढ़िए, उनकी जीवनियों को पढ़िए, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए और उस मार्ग पर चलिए जिस मार्ग पर वो आपको चलने के लिए वो रास्ता दिखा करके गए थे, वो मार्ग बता करके गए थे। यदि राष्ट्र को विकासशील देशों की श्रेणियों से निकाल करके विकसित यदि बनाना है तो उन्हीं रास्तों का अनुसरण करना होगा। यदि आप चाहते हैं शहीदों के बने उस मार्ग पर आप चलें तो सर्वप्रथम यही है, स्वाध्याय भी कीजिए, तप भी कीजिए, राष्ट्रहित में काम भी कीजिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आज का विषय आपको अच्छा लगा हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शहीद आजम भगत सिंह जी के विचारों से अवगत हो सके और इनका लाभ लिया जा सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिएगा ताकि समय समय के ऊपर इस प्रकार के जो उत्कृष्ट सतर के जो विचार हैं वो आप तक पहुंचते रहे, क्योंकि सबसे बड़ी जो ऊर्जा होती है, सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो वैचारिक क्रांति ही होती है। वैचारिक क्रांति के द्वारा ही समाज में बदलाव लाया जा सकता है। यही हम सबका आपसे कहना है। आप सबको नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।